हेलो बच्चों, नमस्कार, वड़क्कम। प्रयोग कोचिंग की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी हंसी का कारण ये है कि कल बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, गड़बड़ क्या हुई कि ये जो अपना माइक होता है ना, इसकी बैटरी, जो सेल आते हैं वो ख़त्म हो गए थे और मुझे ये पता करने में बहुत देर हो गई। तो लगभग आधा घंटे की क्लास, जो लास्ट क्लास थी, जो कि ये क्लास थी, वो सिर्फ आपको वीडियो वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें ऑडियो चला गया है। ठीक है ना? तो क्या हम इसके लिए परेशान हुए थे? जरा भी नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि अपने को वैसे भी रिपीट करनी थी। वो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जहां से अपन खत्म कर रहे हैं वहीं से हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो इसको मिटाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका फायदा उठा लूँ। आप लोगों को जो लास्ट में नहीं सुनाई दिया था वो मैं आपको बता दूं, या नहीं अपन नई शुरुआत करते हैं ना? क्यों इसको? क्योंकि इसमें कौन सी बात कब लिखी थी, अब तो सारी मिक्स हो गई हैं। और वो तो एक एक करके स्टेप जोड़े हैं अपन ने। तो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ। चलिए, एक एक दिन कीमती होता जा रहा है बालकों। ध्यान रखना, बालकों बालिकाएं दोनों, क्योंकि नॉरसेट के एग्जाम की अनाउंसमेंट हो सकती है, डेट की, एनी टाइम। और जब भी डेट आ जाएगी, वो क्या पता कितना टाइम मिलता है, तो आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है और कहीं किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी, राइट? चलिए तो हम बात कर रहे थे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, कुछ बच्चों को शायद अभी जानकारी नहीं होगी, कुछ बच्चों को आइडिया है। और उनको आइडिया कहाँ से आया है? मैंने क्लास में बताया है। जो ऑफलाइन में आ गए हैं वो, जो ऑफलाइन में नहीं आए हैं वो जान लो बच्चों। ये जो टॉपिक है, असल में ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट के बराबर है। सब्जेक्ट जैसे कि एमएसएन फंडामेंटल नर्सिंग, साइकेट्री है, पीडियाट्रिक है, ओबीजी है, रिसर्च मैनेजमेंट है, उसी तरह से ये अपने आप में एक सब्जेक्ट के जितना वेटेज रखता है क्वेश्चंस के मामले में। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक में हर एग्जाम के पहले, और वो भी कौन से एग्जाम के पहले? नर्सिंग ऑफिसर का कोई एग्जाम है, चाहे नॉरसेट हो, चाहे एम्स हो, एम्स का कोई भी एग्जाम जो पहले हुए हैं वो हो, या अब जो नॉरसेट आ रहा है वो हो, ये टॉपिक मैं हमेशा आखिर के लिए रखता हूं। या जिनको पढ़ा दिया गया है उनको भी मैं रिवाइज कराने के लिए स्पेशल क्लासेस चलाता हूं। और आप इस बात को मान लेना, अभी तो आप मेरे सामने बैठे नहीं हो ना, इसलिए मैं आपसे इतना इंसिस्ट कर रहा हूं कि मान लेना मेरे कहने पर। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से आपके किसी भी एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी एक सब्जेक्ट से आने वाले क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन इस एक टॉपिक से आएंगे। क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। मैं आज बताऊंगा क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उससे आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक पर अपन वीडियो दिखाएंगे, वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। मैं इंश्योर करूंगा कि आपको ऐसा लगे जैसे आपने अस्पताल में ही ये चीज अपनी आंखों से खुद देख ली। ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, मैं अपनी कोशिश में तब तक कामयाब नहीं हो पाऊंगा जब तक आप इसकी इजाजत नहीं दे दोगे। आप जब तक अपने आप को तैयार नहीं कर लोगे कि हाँ हमें ये चीज देखनी है, हाँ हमें ये चीज सीखनी है, हाँ इस टॉपिक में से बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इस टॉपिक में से बहुत सारे सवाल आते हैं, इस मामले में आप मेरी बात पर भरोसा मत करो। इसके लिए बस एक काम कर लो, अगर आपके पास कोई भी जरिया हो, उस सोर्स के थ्रू आप पिछले एम्स के जो लास्ट 3 एग्जाम हुए हो, कोई से भी आखिरी के 3 एग्जाम जो एम्स ने लिए हों, उनके पेपर्स उठा करके देख लेना। और जिन जिन चीजों को मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूं, उनमें से कितने सवाल आए थे ये चेक कर लेना। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि आप इतने समझदार हो, जो बच्चा अभी मेरे इस लेक्चर को सुन रहा है ना, इसका मतलब उसके दिमाग में बहुत सी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। वो ये जानता है कि साहब किन टॉपिक्स पर अब सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि
नर्सिंग की थ्योरी में जब आप बीएससी या जीएनएम पोस्ट बेसिक कर रहे होते हो तब नहीं पढ़ाए जाते। नहीं पढ़ाए जाते का मतलब इंटर्नशिप में आपको बोल दिया कि साहब जाओ इमरजेंसी में आप ड्यूटीज मतलब जो पोस्टिंग होती है वो करके आ जाओ। जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, चाय नाश्ता कर आते हैं, कोई सीनियर दोस्त मिल गया तो बॉस कैसे हो, क्या हो यार, आगे का बताओ बॉस, क्या करें यार, कंप्लीट होने वाली है नौकरी, कैसे व्यवस्था बैठेगी, अरे यार देख प्राइवेट तो कहीं कहीं नहीं है, एग्जाम की तैयारी कर ले, कोचिंग कर ली हो तो कोचिंग कर ले और पढ़ ले फटाफट से। लेकिन आप कभी भी वहां बैठ करके उन चीजों को नहीं समझते हो जो आपको समझाई जानी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, अगर वहां नहीं समझी है तो यहाँ अपन उस कमी को पूरा कर देंगे। जिसने काम कर लिया है ना, इंटर्नशिप में तो खैर इतना नहीं कर सकते आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन जिसने प्रैक्टिकली काम कर लिया है और उसने उसकी थ्योरी को समझ लिया है, उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे पूरा पेपर थ्योरी में से आ जाए तब भी, क्योंकि थ्योरी को तो आप कवर कर ही रहे हो भाई। इसके अलावा जो थ्योरी बनती है उसको तो आप कवर कर ही रहे हो, कोचिंग में भी करवाई जा रही है, गाइड में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर गाइड में उस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको कर लेते हो। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्यों हो गई है, क्योंकि गाइड में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, गाइड में वही क्वेश्चन है जो अब तक आ चुके हैं, गाइड लिखने वाले को भी नहीं पता कि साहब आगे क्या आने वाला है, बाकी कोचिंग में पढ़ाने वालों को भी नहीं पता कि आगे और क्या पूछा जाने वाला है, सिर्फ अपने को पता है कि आगे और क्या पूछा जा सकता है। अब तक जो पूछ लिया वो तो सबको पता है, आपको भी पता चल जाएगा, पुराने पेपर देख लेना, लेकिन हम वो बताएंगे आपको जो अब तक नहीं पूछा गया है। क्या क्या चीज होंगी फटाफट से देख लो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ACLS बेसिक लाइफ सपोर्ट में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, वीडियोस आपको मिल चुके हैं, सब आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट इसलिए पहले पढ़ाया था क्योंकि ACLS में वो काम आता है। तो मैं अब मान के चल रहा हूँ कि आपने CPR स्टार्ट किया हुआ है, CPR चल रहा है। इस CPR के चलने का मतलब है चेस्ट कंप्रेशन और रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीथ जो दे रहे हैं ना 30:2 में, तो ये 30:2 में CPR चल रहा था। बेसिक लाइफ सपोर्ट चल रही थी, आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई संसाधन ऐसे नहीं थे जिनसे आप मरीज को कोई चीज डिलीवर कर सको। केवल और केवल क्या था, अगर मिल गया होगा तो AED आपने अटैच कर दिया होगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अगर अवेलेबल होगा तो आपने अटैच कर दिया होगा। अब एंट्री हो जाती है बच्चों किसकी, जो आपकी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या जो एम्बुलेंस आपने कॉल फॉर हेल्प किया था, यानी कि ACLS प्रोवाइडर्स, ACLS प्रोवाइडर्स की टीम आ जाती है। सीन समझ लो, लास्ट क्लास में पता नहीं वो आवाज शायद नहीं आई हो या मैंने जिसमें आवाज चली गई तो उस हिस्से में ये बात बोली हो, इसलिए दोबारा कह रहा हूं। इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर लो, और सबके पास में पावर है, सबके पास, सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। कुछ लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि बहुत जल्दी स्मार्ट तरीके से कम मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं। इमेजिनेशन क्या करना है, सिंपल सा एक सीन कोई सा भी इमेजिन करो। फिल्मों में सीन क्रिएट किए जाते हैं कि साहब हीरो आएगा, उसको कोई विलेन होगा जो उसको टक्कर मार देगा, फिर वो हीरोइन को टक्कर मार दी तो हीरो बचा लेगा, अगर हीरो के साथ हो गया तो हीरो कुछ ना कुछ हेल्प कर देगी। तो यहाँ क्या हेल्प करेगी, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है। अगर हीरोइन मदद कर रही है तो हीरो मदद कर रहा है तो वो भी BLS की सपोर्ट दे सकता है, BLS प्रोवाइड करा सकता है, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन और रेस्पिरेटरी जो ब्रेथ है वो देनी है। पहले क्या करना होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिवाइज नहीं करने की जरूरत है। अब देखो, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो आप आओगे उसमें आप हो। अब आपका रोल बदल गया, पहले केवल बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे थे, अब आप एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली टीम का हिस्सा हो। तो अब आप इसमें आओगे। ये सबसे पहले क्या करेंगे, अगर AED नहीं था तो सबसे पहले AED या फिर डिफिब्रिलेटर अटैच कर देंगे। अब क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ में आते हैं, इनको मालूम है कि साहब कार्डियक अरेस्ट का मामला है, CPR चल रहा है, इनके पास में बच्चों ऑक्सीजन भी सप्लाई देने के लिए, सप्लाई का मतलब वो सेंट्रल सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन अटैच कर देंगे या ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे।
ऑक्सीजन देने लग जाएंगे। तो ये अपन ने क्या कर दिया, आते ही कर दिया, आते ही कर दिया। तो क्या सीपीआर बंद हो गया क्या? नहीं, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट चल रहा था ना, अभी भी चल रहा है। अब केवल और केवल टीम बदल गई है। अब ये नई वाली टीम आ गई है जिसमें 5 या 6 लोग रहेंगे जो अलग अलग अपना अपना काम करेंगे। एक जना ये काम करेगा डिफिब्रिलेटर, एक जना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दूसरा चेस्ट कंप्रेशन पर आ जाएगा, मतलब तीसरा, चौथा अम्बू बैग लेकर के ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एयरवे पर आ जाएगा, पांचवा मेडिसिन तैयार करने लग जाएगा, और छठा इवेंट को नोट करने लग जाएगा कि क्या क्या इवेंट हो रहा है। और आगे अगर डिफिब्रिलेटर कुछ कहेगा तो वो काम उसको करना है। अगर कोई और एडवांस एयरवे अगर उसको सिक्योर करना है तो उसके लिए उसको काम करना है। कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसी के साथ साथ में क्या करेंगे, अब आपको बच्चों ये जैसे ही डिफिब्रिलेटर लगाया आपने, ऑक्सीजन तो देनी है। चलो ऑक्सीजन पर एक दो सवाल अभी यहीं बता दूं। कैसे दोगे ऑक्सीजन? भाई भाई पेशेंट खुद से तो सांस ले नहीं रहा, क्लाइंट, तो आपको उसको आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेथ करवाना है। भाई सीपीआर चल रहा है, इसका मतलब मरीज ना तो सांस ले रहा है, ना ही मरीज के कोई पल्स आ रही है। इसका मतलब आपको वो खुद से सांस लेगा नहीं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पर जो कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते ना, क्योंकि पिछली क्लासेज में जो पूछा है तो अब मुझे आइडिया हो गया कि आप कहाँ पर गच्चा खा जाते हो। देखो, एक मरीज, एक क्लाइंट इमेजिन करो जो लेटा हुआ है, जो सांस नहीं ले रहा। मैं चेक कर लूँ, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। देखो, जिसने सांस लेना बंद किया हुआ है, जिसकी धड़कन नहीं चल रही है, क्या हम उसको केवल और केवल ऑक्सीजन मास्क लगाकर अगर छोड़ दें, उसके मुंह पर हमने मास्क लगा दिया और ऑक्सीजन चालू कर दी, तो जरा बताओ मुझे, क्या वो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाएगा क्या? काश आप मेरे सामने होते। क्या कहा? कर पाएगा? कौन बोला? अच्छा, हम तो ये कह रहे नहीं कर पाएगा। तो जो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से सही हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कैसे कर लेगा, इसी पर सवाल बनाएंगे। मेरे को पता है ना कहां से पूछेंगे, क्योंकि ये प्योर नर्सिंग का काम है, प्योर नर्सिंग लेवल का। और ये गलतियां नर्सिंग स्टाफ करता है। जब पेशेंट रियल में इमरजेंसी में या कहीं पर आता है ना, तो सीपीआर के टाइम पर वो ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो एम्स वाले एग्जामिनर को भी मालूम है कि आप कहां पर गलती करते हो, तो उसी पर सवाल बनाएगा, ताकि जो भी एम्स में आने की सोचे इस बात को पढ़ करके आए, इस बात को समझ करके आए कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में ऑक्सीजन सप्लाई केवल ऑक्सीजन मास्क या नेजल प्रोंग इससे नहीं दी जा सकती। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश जब आपने की, तो O2 मास्क चाहे कोई सा भी बना रहे, सिंपल मास्क हो, नॉन रीब्रीदिंग मास्क हो, वेंचुरी मास्क हो, रिजर्वायर के साथ में हो, फलाना ढिमका, कोई भी मास्क जो ऑक्सीजन देता है वो यहाँ काम नहीं करेगा। क्योंकि आप कितनी भी ऑक्सीजन उसके मुंडे पर, थोबड़े पर लगा के रख दो, क्या वो उसको अंदर खींच पाएगा? ऑक्सीजन तो हमें अंदर लेनी पड़ती है ना भाई। आपने कितनी भी ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन का पहाड़ लगा दिया आपने उसके चारों तरफ, लेकिन वो बापड़ा तो उस ऑक्सीजन को खींच ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी तो सांस बंद पड़ी है बेचारे की, उसकी तो जान आपके हाथ में है। तो क्या आप सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगा करके उसकी जान बचा सकते हो? आगे गुंजाइश है ना? ऑक्सीजन मास्क या नेजल प्रोंग से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली गलत जवाब होगा अगर आप इसमें ये चीजें ऑप्शन कर देते हो कि साहब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का कौन सा तरीका सही है या बेस्ट है। तो इस बेस्ट तो छोड़ो, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है। अगर प्रैक्टिकली मेरे सामने कोई करता है, और कई बार किया है बच्चों ने, तो उसको बहुत डांट पड़ने वाली है। अगर आप मेरे को थ्योरेटिकल आंसर यहाँ देते तो उसको अच्छी डांट पड़ती, इतनी अच्छी डांट पड़ती कि जिंदगी में भूलता नहीं कि ऑक्सीजन मास्क कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में किसी काम का नहीं है। प्योर नर्सिंग के लेवल का सवाल बता रहा हूँ, प्योर। और जो बच्चे मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी, उनको पता है कि बस सरस्वती विद्यमान हो चली हैं, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपकी एग्जाम करीब आती जाएगी, मान के चलना बच्चों, क्वेश्चंस ऐसे टपकेंगे, आपको बस लपकना है, क्वेश्चन झड़ेंगे,
आपको संभाल के रखना है बस। आपको जहां मैं बोल रहा हूं ये सवाल पूछा जा सकता है, उसको दिमाग में बिठा लेना, छाप लेना। रटने की बात नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना भाई। ऑक्सीजन मास्क क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि कितनी भी ऑक्सीजन दे लो बेचारा सांस तो ले ही नहीं रहा ना उसकी। तो थोड़ा तो सोच लो, कुछ याद नहीं रखना कुछ भी। इतनी सिंपल और बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में, लेकिन वो इतने मुश्किल लगते हैं क्योंकि हम उसको, उन क्वेश्चंस को रियल लाइफ से, हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे जोड़ कर नहीं देखते। एक मरीज, एक क्लाइंट लेटा हो, मरीज क्यों बोल रहे हो बेचारे को, अभी तो चल फिर रहा था, अचानक से अरेस्ट में चला गया। तो कोई क्लाइंट, एक बंदा लेटा हुआ है, बंदी लेटी हुई है जो कि ब्रीद नहीं कर रही, जो कि सांस नहीं ले रही है, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन मास्क लगा दो और खुश हो जाओ, देखो अपन ने तो ऑक्सीजन दे दी, अब बेचारे की किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं। अरे भैया आपने जो ऑक्सीजन दी है वो कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि शी और ही इज नॉट ब्रीदिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है ही नहीं, तभी तो सीपीआर चालू किया था। तो क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीजन मास्क नहीं चलेगा, सिंपल मास्क नहीं चलेगा, वेंचुरी नहीं चलेगा, पार्शियल रीब्रीदिंग, नॉन रीब्रीदिंग, कोई भी मास्क नहीं चलेगा, नेजल प्रोंग सवाल ही नहीं उठता। तो क्या चलेगा? अब मजेदार बात यह है, यहां पर चलेगा कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी डिवाइस जो ये दे सके। अब इस शब्द को तो ये मान लो कि इसके साथ फेमिलियर होना है। जैसे जैसे एग्जाम आते हैं ना, पढ़ाने में थोड़ा मजा आने लगता है, जाने क्यों? क्योंकि शायद इसलिए कि मुझे मालूम है कि ये बच्चों का भला करने वाला, मुझे भी शायद एनर्जी लेवल मेरा बढ़ जाता है या ज़्यादा मजा आने लग जाता है जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है। तो मेरी वैसे भी स्ट्रेटजी यही रहती है कि लास्ट के टाइम पर अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँ। अच्छी का मतलब जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और डिफिकल्ट होती है। इस वर्ड का पहले मीनिंग जान लो, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो भी जान लो। ये है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये लो साहब, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में केवल और केवल एक तरीका है जिससे आप उस क्लाइंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हो, अलोंग विद चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन अपनी जगह पर चल रहा है, ACLS की टीम आ गई है, उसमें बहुत सारे लोग हैं टीम में, उनमें से एक आदमी ऑक्सीजन सप्लाई को संभालेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा? ये तरीका आपको आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तरीका आपको इतनी अच्छे से आ जाना चाहिए कि कभी भी इसके बाद में अगर आप नहीं पढ़ो इस बात को, तो केवल और केवल अपने लॉजिक से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से सोच करके ये बता पाओ कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप ऑक्सीजन दे सकते हो कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज में, या जो रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है खुद से उसमें। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब अगर आपको एक शब्द में जानना है तो हमें प्रेशर लगा करके ताकत से हवा को उसके एयरवे के अंदर डालना है भाई, सिंपल। इसको समझ लो। देखो ये वेंटिलेशन भी इसी का हिस्सा है, इसलिए मैंने कहा था ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से भी ज्यादा है। और ये सब्जेक्ट बना किन किन से है, ये थोड़े से फंडामेंटल जानकारी आपको हमेशा रहनी है। इसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में, वो आएंगे। देखो MSN आएगी धुआंधार, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भर भर के आएगी, फार्मा बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट फार्मा का इसके अंदर आ जाएगा सिर्फ। इसके अलावा एना आ जाएगी और फिजियोलॉजी आ जाएगी। एना का मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। आई बात समझ में? तो ये सब इसमें आ जाएंगी। अभी ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आ गया MSN के हिसाब से। और जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि रेस्पिरेशन में हमने बाइपेप तक पढ़ लिया था, आगे का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अब पढ़ लेंगे। इसलिए अपन ने क्रैश कोर्स में केवल उन टॉपिक्स को लिया है जो बहुत ज्यादा काम के हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट से रहे हो उसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब एक लाइन में केवल इतना है। पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर हम लगा रहे हैं। देखो हम जो सांस लेते हैं ना, मैं ये समझा रहा था आपको, इसको जान लो। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता क्या है, बस ये जान लो। देखो मैं अगर फूंक मारूं इसमें आवाज आएगी, थोड़ी सी आवाज फट भी सकती है, जैसे
तो जब मैं ये हवा छोड़ रहा हूं, जिसकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी, दिखाई तो दे नहीं सकती है, तो ये मैंने प्रेशर के साथ में हवा को छोड़ा है। अब मान लो जो क्लाइंट है उसको अगर मैं फूंक मार करके या अपनी ताकत से, प्रेशर से अगर उसको मैं हवा को उसके एयरवे में डालूंगा, तो वो हवा अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, पॉजिटिव प्रेशर मैंने ऊपर से लगाया है, तो उसकी वजह से मैंने नाक बंद करी, मुंह खोला और पॉजिटिव प्रेशर से उसको सांस दी, तो वो सांस अंदर जाएगी। कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से अगर आप पॉजिटिव प्रेशर लगाकर किसी को सांस दे रहे हो, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहलाता है। अब एक अच्छा सवाल जो इस पर बनेगा वो ये बनेगा, हम जो अभी सांस ले रहे हैं आप और मैं, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है या नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन? मैं और आप, हम में से भगवान की दया से किसी को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। वी आर हेल्दी, वी आर ग्रेटफुल, ईश्वर की कृपा है, खुदा की मेहरबानी है, सब कुछ सही चल रहा है, सब खैरियत है, सांस ले रहे हैं, धड़कन भी चल रही है। नॉर्मल जो ब्रीद ले रहे हैं वो कौन सी ब्रीद है? नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब समझ लो कैसे। क्या आपको कोई अभी धक्का दे करके सांस दे रहा है क्या अंदर? देखो इसको ऐसे समझो, मैं अब जो सांस ले रहा हूं उस सांस को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। देखो मैंने सांस छोड़ा, एक्सहेल किया, एक्सपिरेशन किया, अब मैं सांस को अंदर लूंगा, मेरी सांस अंदर गई फेफड़ों में, अब मैं फिर छोड़ रहा हूं। तो आप खुद अपने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पर फोकस करो। योगा में भी बहुत इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज का ये वाला पार्ट आपको इंस्पिरेशन के टाइम पे करना है, या इस टाइम पर आपको सांस अंदर लेना है कि बाहर छोड़ना है। इवन मेडिटेशन के लिए आपको अपनी सांसों पर ही कंसंट्रेट करना होता है। तो कभी भी एक बार कंसंट्रेट करके देखना, आप सांस को अंदर खींचते हो, आपको कोई धक्का नहीं दे रहा है, ना आप अंदर धक्का दे रहे हो, आप सांस को एनवायरमेंट से अंदर खींच रहे हो ना। तो कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म काम कर रही है आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर, आपकी चेस्ट वॉल के अंदर, जो कि हवा को खींच ले। भाई एनवायरमेंट में चारों तरफ वातावरण में हवा है, जिसमें 21% के आसपास ऑक्सीजन है। हम उस एयर को इनहेल करते हैं इंस्पिरेशन के दौरान और एक्सहेल कर देते हैं एक्सपिरेटरी फेज ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब कि हमारे शरीर में ऐसी मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींच लेती है, पुल कर रही है, पुश नहीं कर रहा है कोई। पुश करते ही पॉजिटिव प्रेशर, पुश किया तो पॉजिटिव प्रेशर, पुल किया तो नेगेटिव प्रेशर। आप एक समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, समझने के लिए, कि दरवाजा है जिस पर पुश और पुल लिखा हुआ रहता है। हालांकि दरवाजे में क्या होता है कि चाहे आप पुल करो चाहे पुश करो, वहां पर आपको दोनों में ताकत लगानी पड़ेगी हाथ से। लेकिन मैं अगर कोई ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर लूं, आजकल ऑटोमेटिक दरवाजे आते हैं, तो अगर जैसे मैं इस हॉल के अंदर हूं और मैं अगर इस हॉल में अंदर की तरफ नेगेटिव प्रेशर अगर क्रिएट कर दूंगा, नेगेटिव प्रेशर अगर मैं क्रिएट कर दूंगा, तो ये पूरी दीवारों पर प्रेशर बनाएगी और बाहर से अंदर की तरफ खींचेगी प्रेशर अपनी तरफ, अंदर की तरफ, क्योंकि मैंने नेगेटिव प्रेशर बना दिया है कोई मैकेनिज्म से। तो दीवार तो हिलने से रही, लेकिन वो जो दरवाजा है जो कि फ्री है मूवमेंट करने के लिए, वो दरवाजा उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से खिंच जाएगा। तो वो जो पुल हुआ है बच्चों, वो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन की वजह से। हम जो सांस ले रहे हैं नॉर्मली, कोई भी जो मैमल्स जो होते हैं ना, स्तनधारी जितने भी प्राणी हैं, क्रिएचर इस दुनिया में, उनमें से मैक्सिमम एयर को पुल करते हैं। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन नॉर्मल वेंटिलेशन होता है। हम अभी सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग, अब देखो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट को इधर उधर लिखता हूं, इसलिए मैंने पिछला वाला मिटा दिया था, कोरे कागज पर लिखना आसान होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग इज इक्वल टू नेगेटिव
प्रेशर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जरूरी नहीं है वेंटिलेटर होगा तभी वेंटिलेशन होगा पेशेंट का। मैं और आप नॉर्मली वेंटिलेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इज द पार्ट ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ऐसे होता है हवा का आना और जाना। घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी कमरे में अच्छी खासी खिड़कियां हैं, आसपास खुला हुआ है तो अच्छा वेंटिलेटेड है, सब मजा आ गया, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है घर का। साहब इस घर की कीमत 10 लाख रुपए ज्यादा है क्योंकि वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। या फिर कोविड के दौरान में लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद कर रहे हैं जहाँ का वेंटिलेशन अच्छा हो, जहाँ पर एयर का फ्लो बना रहे। कोविड के पेशेंट को भी ये एडवाइस दिया जाता है कि साहब आप ऐसी जगहों पर रहें, ऐसा माहौल एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो। तो वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ हवा का आना और जाना। भाई इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आवाज चली नहीं जाए, मुझे बड़ा दुख हुआ कर। तो आ रही है आवाज अच्छे से, रिकॉर्ड भी हो रही है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग ह्यूमंस के अंदर। एक इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जीके का सवाल है। फ्रॉग जो होते हैं ना, फ्रॉग मेंढक, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लेते हैं नॉर्मली। वो पहले मुंह में हवा को भरते हैं और उसको अंदर पुश करते हैं। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, बिकॉज कुदरत ने हमें ऐसा बनाया नहीं है कि साहब हम उसको पुश करें। वो एयर को पुश करते हैं। हमारे और उनके बीच में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मगर ह्यूमंस या होमोसेपियंस या अपन अपनी अगर बात करें तो हम नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं। हम सांस को अंदर खींचते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं। थोड़ा सा समझ लो, रेस्पिरेशन में भी काम आएगा। इनहेल करने के लिए हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है ना, पूरी चेस्ट वॉल, वो एकदम टाइट पैक है, कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है एनवायरनमेंट से। डायफ्राम से, एब्डोमेन से भी सेपरेट हो रही है। एब्डोमेन डायफ्राम और थोरेस कैविटी को अलग कर रहा है। डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कर रहा है। उससे ये नीचे से भी आइसोलेटेड है, केवल बीच में कुछ छेद है, यहाँ से ट्रेकिया, ईसोफेगस और कुछ आर्टरी वेसल्स वगैरह है वो जा रही हैं नीचे की तरफ। अदरवाइज इट इज सील्ड, पूरी तरह से सील्ड। होता क्या है, जब हमारी इंट्राथोरेसिक प्रेशर का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर। यहां तक तो दिख रहा होगा साफ। इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव कैसे होता है, इसके लिए 3-4 फैक्टर होते हैं जो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। थ्योरी के टाइम पे पढ़ाया हुआ है मैंने, तो जो नए बच्चे हैं उनको और दोबारा बता देता हूँ। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे बोल रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो आप अपने नोट्स में लिखते जाओगे तो यहाँ अपना टाइम कीमती है वो बचेगा और आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखूंगा। नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट हो रहा है इंट्राथोरेसिक, उसके लिए एक तो चेस्ट वॉल का एक्सपांशन। जब हम इंस्पायर करते हैं ना तो हमारी रिब्स की पोजीशन इस तरह से होती है कि चेस्ट वॉल एक्सपांड होती है। दूसरा, सरफेक्टेंट जो होते हैं ना, वो एल्वियोलाई के सरफेस पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं, वो एल्वियोलाई को एक्सपांडेड रखते हैं, तो वो नेगेटिव प्रेशर को बनाते हैं। तीसरा, जो हमारी मसल्स हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, वो मसल भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इंस्पिरेशन के दौरान कि चेस्ट वॉल को एक्सपांड करती हैं। तो एक्सपांशन ऑफ चेस्ट वॉल जो होता है, देखो जब भी किसी भी एक कोई बॉक्स ले लो आप, या कोई भी एक स्क्वायर शेप या राउंडेड कोई स्ट्रक्चर है, उसका अगर आप एरिया बड़ा कर दोगे और उसका प्रेशर अगर आपने चेंज नहीं किया तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो जहां से भी उसको रास्ता मिलेगा वहां से वो उसको खींचेगी एयर को, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमेशा एयर रहती है। तो जो नेगेटिव प्रेशर हमारी बॉडी ने मैकेनिज्म के थ्रू जनरेट किया है, जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया है, उसको जहां से भी रास्ता मिलेगा वहां से एयर को या कोई भी चीज आएगी उसको खींचेगा। आप पानी में अगर अपनी मुंडी डाल दो, सिंपल, करना मत, जो स्टंट है वो स्टंट करना नहीं है, लेकिन समझ जाओगे आप। कभी ना कभी किसी ने थोड़ा बहुत ड्राउनिंग फील करी होगी, कभी तैरते टाइम, कभी गलती से बाल्टी में मुंह दे दिया हो, या मुंह बाल्टी में दे के देख लेना तो ज्यादा पानी अंदर नहीं जाएगा। अगर आप मुंह पानी अंदर दे करके, पानी के अंदर मुंह दे करके सांस लोगे तो क्या होगा, क्या हवा अपने अंदर जाएगी? क्या नहीं जाएगी। क्या जाएगा? पानी अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें पानी है।
तो जब पानी चारों तरफ है और आप अंदर की तरफ खींचोगे किसी भी चीज को, तो जो सराउंडिंग में वही अंदर जाएगी, इसलिए हमें पानी अंदर जाने लगेगा। मतलब जाने मत देना, करना मत, है ना, करना मत भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ। आजकल भरोसा नहीं है कि सब आपने बोला था, कोई कल को ये कहते करना नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड। हवा के अंदर मैं सांस ले रहा हूं तो हमारे चारों तरफ हवा है, वो अंदर जा रही है। पानी के अंदर लूंगा तो पानी अंदर जाएगा, और यही कारण होता है ड्राउनिंग का। पानी में डूबने से मौत क्यों होती है? एस्फिक्सिया होता है, दम घुटना होता है, एस्फिक्सिया। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि फेफड़ों में हवा की जगह पानी चला जाता है, पानी से वो फेफड़े बंद हो जाते हैं, हवा वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहती, गैस एक्सचेंज हो नहीं पाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो नेगेटिव प्रेशर, जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं वो नेगेटिव प्रेशर है। यहां पर कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में नेगेटिव प्रेशर काम नहीं करेगा, काम नहीं कर रहा है क्योंकि सांस ले नहीं रहा है, तो आप ऑक्सीजन उसके चारों तरफ दोगे, उस ऑक्सीजन को वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है नेगेटिव प्रेशर वाली, वो बंद हो चुकी है किसी भी कारण से, इसीलिए तो वो कार्डियक अरेस्ट में गया है। आगे बात समझ में? तो ये वाली चीज काम नहीं आएगी। केवल और केवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से आप उसको ऑक्सीजनेट कर सकते हो, ऑक्सीजन अटैच कर सकते हो। तो क्या तरीका हो ऑक्सीजन अटैच करने का? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किन किन माध्यम से दे सकते हैं बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूंगा। अब मैं फोकस कर रहा हूं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पर। केवल ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनमें से हर एक चीज को मैं डिटेल में बात करूंगा। जैसे अम्बू अगर मैं लिख रहा हूं ना, तो अम्बू बैग पर अपन एक क्लास लेंगे पूरी, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करता है, क्या इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या क्या सवाल उस पर बनते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का पहला तरीका अम्बू, अम्बू बैग। अम्बू बैग अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि सिर्फ नाम बता रहा हूं, जब क्लास होगी तब मैं दिखाऊंगा। या फिर बैग मास्क वेंटिलेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन। ये मैंने अलग क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्मल मास्क जो होता है ना, सिंपल फेस मास्क, सिंपल मास्क, उसको लगा करके मैं कल फोटो दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा। अम्बू तो बैग होता है, देखो अम्बू बैग के आगे उसकी चोंच पर एक मास्क लगा रहता है। मैं अभी लाया नहीं हूं, मुझे फिर 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन जिस दिन दिखाऊंगा उस दिन आप अच्छे से समझ जाओगे। अम्बू बैग के, अम्बू तो होता है सेल्फ इन्फ्लेटेबल, सेल्फ इन्फ्लेटेबल बैग होता है, उसकी जो चोंच होती है उस टिप पर मास्क लगा रहता है। तो अगर आपके पास में अम्बू बैग नहीं है और केवल मास्क है, तो आप बैग मास्क वेंटिलेशन या तो अम्बू की मदद से कर सकते हो, अगर बैग है तो, नहीं है तो केवल मास्क की मदद से आप उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हो। माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ में क्या था, अपन ने हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करी। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो, जैसे ट्रॉमा का पेशेंट है, ट्रॉमा वाले में नहीं करनी है, जो ट्रॉमा नहीं है उसमें हमें चिन लिफ्ट हेड टिल्ट दोनों करने हैं। उसमें अपन ने क्या किया था, माउथ टू माउथ दे रहे थे जब हमारे पास मास्क नहीं था। अगर मैंने बताया भी था कि कुछ मास्क ऐसे होते हैं जिनको आप जेब में रख सकते हो, अगर पॉकेट में मास्क पड़ा है आपके पास में, मास्क लगा करके उससे अगर आप फूंक दे रहे हो तो पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हो। तो बैग मास्क वेंटिलेशन सिंपल मास्क से हो सकता है, फेस मास्क से, अम्बू बैग से हो सकता है। इसके अलावा जो तरीके होते हैं, ये पूरा आ रहा है ना फ्रेम में, बिल्कुल आ रहा है। तो उसके अलावा जो है बच्चों, एक होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन और एक होता है इनवेजिव वेंटिलेशन। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है इमरजेंसी में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, आईसीयू के अंदर क्या करना पड़ता है, उनको पता है कि एनआईवी को कॉमनली जो है वो बाईपेप के नाम से हम जानते हैं। ये बाईपेप या सी पेप दोनों हो सकता है। तो ये तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, फुल फॉर्म अब आप अपने नोट्स में लिखना। यहाँ पर भी मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि भैया लिखते चलो, टाइम उनको पूरा दे देता हूँ, लेकिन मैं अगर पूरा लिखूंगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका समय अब बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका। जो रेगुलर क्लास है उसमें फिर भी थोड़ा धीरे चले, लेकिन अपन तो क्या है, थोड़ा सा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, टारगेट में थोड़ा तेज चलना पड़ता है अपने को। एनआईवी का मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। इन्वेजिव वेंटिलेशन
अलग होता है, NIV अलग होता है। इन्वेजिव वेंटिलेशन जो होता है बच्चों, वो नॉर्मली इसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन नॉर्मली बोल देते हैं, हालांकि ये सब मैकेनिकल वेंटिलेशन ही है, क्योंकि मशीन से या किसी भी डिवाइस की मदद से अगर आप कर रहे हो तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, या सिंपली जो वेंटिलेटर बोलते हैं ना, वेंटिलेटर जो होता है वो इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए ही टर्म इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर पर वीडियो दिखाऊंगा शानदार वाला, जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर ढंग से समझने की कोशिश कर ली तो। उसको अगर समझ लिया ना तो अलार्म कौन सा बज रहा है, अलार्म अगर बज रहा है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, इंटरवेंशन क्या करना है, इन सब के जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब अभी अपन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में अभी पता हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि साहब बैग मास्क वेंटिलेशन के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अम्बू बैग हमें अच्छे से आना चाहिए, जो अपन करेंगे सब पे वीडियो देख देख करके लाइव अपन क्लास लेंगे। NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पता होना चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन पर बहुत ज़्यादा सवाल बनने की संभावना है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहले तो अम्बू बैग इस्तेमाल करेंगे, और अम्बू बैग के अलावा अगर आपके पास में कुछ है तो सीधा सीधा मैकेनिकल वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर। वेंटिलेटर भी अगर नहीं है तो आपने अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के माध्यम से अम्बू बैग के द्वारा भी हम पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। जब मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं एक बार थ्योरेटिकली आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए, फिर पिक्चर को अपन पूरा पिक्चर की शूटिंग करेंगे, पूरा उसको दिखाऊंगा मैं आपको कि साहब एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर है तो हम अम्बू बैग से एंडोट्रेकियल ट्यूब की मदद से भी हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं। ले देके कुल मिलाकर के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही एकमात्र जरिया है, एकमात्र इकलौता तरीका है जिससे आप कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हो, ऑक्सीजन अटैच कर सकते हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। आगे बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में डाल दिया करो। अच्छा एक चीज मेरे को बतानी है, मैं क्लास के बाद में बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपकी एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए कुछ आइडियाज आए दिमाग में, वो शेयर करूंगा। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज दी ओनली वे, किस चीज के लिए, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। कैसे कैसे करा सकते हैं, सिंपल बैग मास्क, सिंपल मास्क, अम्बू बैग और वेंटिलेटर और बाईपेप वगैरह भी होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सीधा अम्बू बैग होगा या फिर ET ट्यूब डाल दोगे आप, है ना। तो ऑक्सीजन मास्क नेजल प्रोंग से कभी नहीं करा सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव प्रेशर नहीं दे सकती है, केवल एनवायरमेंट में ऑक्सीजन को बढ़ा देती हैं चेहरे के आसपास जहां से हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ वापस से अपने CPR पर। जो सीन चल रहा था उसको भूलना नहीं है। सीन क्या चल रहा है, अरेस्ट हुआ, CPR चालू कर दिया, वहाँ जो भी थे उनको BLS आता था, उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट कर दी थी। आप डिफिब्रिलेटर लेकर के आए, आप ऑक्सीजन के अम्बू बैग वगैरह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए। भाई अम्बू बैग तो चलो पॉजिटिव प्रेशर देगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी अटैच करते हैं, वो सिलेंडर से जा सकती है। तो ऑक्सीजन अटैच कर दी, डिफिब्रिलेटर अटैच कर दिया। अब ये डिफिब्रिलेटर आपको बताएगा कि जो रिदम है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ फिर थोड़ी जगह हो जाए, या मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ। अब मैं आगे से डिफिब्रिलेटर जो बताएगा उसके आगे की कहानी ऊपर से शुरू कर देता हूँ। ये जो मैकेनिज्म भी समझिए ना नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन की, आजकल आपसे रेशनल के नाम पर इन जो मैकेनिज्म होती है ना रेशनल, उस पर भी सवाल पूछते हैं। तो यहाँ आज मैंने जो एक एक शब्द बोला है वो हर शब्द कीमती है, हर एक टर्म पर सवाल बनता है। डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को याद रख पाते हो या नहीं, या अगर याद रख पाए तो एग्जाम में बैठे बैठे याद करोगे, अरे यार सर ने ये बोला था, एग्जाम्पल भी यही दिया था, ऑप्शन भी यही थे और यही आ गया, ऐसे कैसे। लेकिन सिर्फ उनको याद आएगा जो याद रख पाएंगे, कई लोगों को नहीं पता चलेगा, ज़्यादातर को पता चलता है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो डिफिब्रिलेटर है ना, डिफिब्रिलेटर, मैं यहाँ से आगे की कहानी यहाँ शुरू कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट्स कंटिन्यूशन में बना सकते हो। तो जो डिफिब्रिलेटर है ना बच्चों, वो आपको केवल एक चीज़ बताएगा, वो क्या करेगा,
रिदम को एनालाइज करेगा। डिफिब्रिलेटर के पैड होते हैं ना, वो पैड आपने लगा दिए, तो डिफिब्रिलेटर क्या करेगा, रिदम एनालाइज करेगा। रिदम एनालिसिस किसका, ईसीजी का। दो पैड से ही उसकी ईसीजी आ जाती है, और वो खुद उस मशीन में इतना हमने सिस्टम डेवलप करके रखा है कि वही एनालिसिस करेगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। वो मशीन आपको क्या बताएगी कि जो रिदम आ रही है ईसीजी में वो शॉकेबल है या 50 के बल। शॉकेबल मतलब 100 के बल, जैसे होता है ना सिर के बल, तो शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। 50 के बल कुछ नहीं होता है, केवल शॉकेबल होता है और नॉन शॉकेबल होता है। कुछ बच्चों को अगर नहीं पता चला हो तो बता दूं, ये जोक था, कहीं इसको भी लिख लिया होगा कि 50 के बल कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। 100 के बल, मैं इसको बस 100 के नोट से कंपेयर कर रहा था। 100 के बल का मतलब जिसमें शॉक दिया जाना है, नॉन शॉकेबल जिसमें शॉक नहीं दिया जाना है। इसके ऊपर सीपीआर कंटिन्यू चल रहा है, चेस्ट कंप्रेशन चल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी है। जैसे ही एईडी आया, आपने एईडी अटैच कर दिया। आपको पता है ना, एईडी बीएलएस का भी पार्ट है अगर अवेलेबल है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट देने वालों से ही ये कहानी शुरू हो जाती है। बस उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, जो अपन ने अटैच करी थी वो ऑक्सीजन उनके पास नहीं थी, और उनके पास अगर एईडी भी नहीं मिला था उनको, तो वो जो टीम आई है उसने दो काम कर दिए, ऑक्सीजन अम्बू बैग से देने लग गए, और ईसीजी रिदम एनालिसिस डिफिब्रिलेटर या एईडी ने कर लिया। एईडी की जगह डिफिब्रिलेटर भी यूज कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो डिफिब्रिलेटर क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि रिदम शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। अब इसके बारे में डिटेल मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें आवाज चली गई थी, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, नॉन शॉकेबल रिदम दुनिया में दो ही है, एस स्टॉल और एक होता है पीईए। ये पीईए क्या होता है, ये पीईए क्या है, ये पीईए है पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मैं एक मजे की बात बताता हूँ, देखो मैं मजे की बात ये बता रहा हूँ कि रट्टू तोते और समझदार होते उनमें क्या क्या फर्क आ जाता है। रट्टू तोते को क्या होता है कि जो उसने रटा है अगर वैसे के वैसे अगर पूछ लिया तब तो उसको मजे आ जाएंगे, अरे यार ये तो सीधा सीधा था, ये लो। लेकिन एम्स में कभी, मतलब 10% केसेस में ऐसा होगा कि सवाल एज इट इज आ जाए, ऑप्शन भी एज इट इज आ जाए और वही आंसर हो। 10% में ऐसा होगा, 90% में वो मजे लेगा आपसे। एग्जामिनर मजे लेता है कि साहब इसने ये रटा हुआ है, लेकिन इस पर अपन ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे, और फिर देखो ये कैसे गलती करते। वो सिर्फ पीईए यानी कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि साहब आप सीपीआर दे रहे थे और वहां पर फिजिशियन ने या जो रिदम एनालाइजर था, ईसीजी एनालाइज कर रहा था, एरिथमिया जो देख रहा था, उसने बोला कि देयर इज पीईए, प्रेजेंस ऑफ पीईए। सो एज ए नर्सिंग केयर प्रोवाइडर यू आर अवेयर दैट पीईए स्टैंड्स फॉर। कुल मिलाकर के वो पीईए की फुल फॉर्म पूछ रहा है और ये कहानी लिख रहा है ताकि आप उलझ जाओ, आपका दिमाग घूम जाए, यार क्या हो रहा है, सीपीआर चल रहा है, अच्छा रिदम एनालिसिस करके उसने बोला है, अच्छा लास्ट में लिख रहा है पीईए स्टैंड्स फॉर। बस तो पीईए की फुल फॉर्म पूछ रहा है, बाकी कहानी अब किसी काम की नहीं। बस इतना हिंट मिल गया कि ये पीईए कुछ ना कुछ सीपीआर से रिलेटेड है। कार्डियक अरेस्ट था, सीपीआर चल रहा था, तो फुल फॉर्म अगर पूछता है बहुत ही आसान है, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये तो कोई भी तोता या रट्टू या समझदार सबके लिए बराबर है। मजा कहां से आने लग जाता है जब वो पीईए दे करके ये पूछता है कि इसके बारे में कौन सी बात सही है, या फिर वो सवाल ये दे दे कि इनमें से कौन सा एरिथमिया या कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन ऐसी है जिसमें सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी या तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बना लेगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और पीईए। सॉरी, पीईए यानी कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी।
तो जो रट्टू तोता है वो ये सोचेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पीए का तो मुझे कभी नाम ही नहीं बताया। अरे भाई, जो समझदार होगा वो क्या सोचेगा, पीए का कभी नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं, दिमाग को शांत रखते हैं। पीए की फुल फॉर्म कभी पढ़ी थी कि हाँ एक बार सर ने नाम लिया था, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब अगर वो हमसे ये पूछ रहा है कि किस में सीपीआर चालू किया जाना चाहिए, तो दुनिया में किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी क्लाइंट, दिख रहा हूँ ना, हाँ, कोई भी क्लाइंट पल्सलेस हो जाए तो सीपीआर चालू कर देना। ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत। कोई भी कारण हो, किसी भी वजह से अगर पेशेंट पल्सलेस हो गया है, इसका मतलब कि कैरोटिड फील नहीं आ रही है, तो उसको सीपीआर देना ही पड़ेगा तुरंत के तुरंत। अब उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन के ऑप्शन थे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एट्रियल फिब्रिलेशन, तीसरा था एट्रियल फ्लटर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, और डी जो ऑप्शन था वो पल्सलेस। तो भाई अगर कोई रट्टू तोता नहीं है जो जिसको मालूम है कि सब एम्स में नए सवाल आएंगे और हम उनसे भिड़ जाएंगे, वो तो सिर्फ ये नहीं सोचेगा यार सब पढ़ा हुआ है कि नहीं है, वो ये सोचेगा देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्योंकि उसने बेसिक्स को समझा हुआ है और वो कॉन्फिडेंट है कि भैया कुछ भी आएगा हम फाइट करेंगे और उससे भिड़ जाएंगे और सवाल का हल निकाल के मानेंगे। उसने पूछा है कि कौन सी कंडीशन में इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये था इमीडिएट सीपीआर किस कंडीशन में होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ज्यादा टाइम खराब मत कर। पहला ऑप्शन वीटी, दूसरा ऑप्शन एट्रियल फिब्रिलेशन, तीसरा ऑप्शन एट्रियल फ्लटर, चौथा ऑप्शन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो तोता है उसके तोते उड़ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। और जो समझदार होता है वो दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसका मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वीटी एरिथमिया है, टैकी एरिथमिया, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये पल्सलेस है। वीटी पल्सलेस टाइप का हो सकता है, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पल्सलेस है कि विद पल्स है। मैक्सिमम वीटी, वैसे आपको मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं, ज्यादातर वीटी वो विद पल्स ही होते हैं। रेयर कंडीशंस में अगर पल्सलेस वीटी है तो उसको पीवीटी लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पीवीटी लिखते हैं। अगर पीवीटी लिखा हुआ हो तो समझ लेना ये पल्सलेस वीटी की बात कर रहा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में अभी सिर्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, इसका मतलब ये पल्सलेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन कभी पल्सलेस नहीं होता, कभी नहीं होता। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पल्सलेस नहीं होता। फ्लटर कभी पल्सलेस नहीं होता। अब मान लो आपको ये तीनों बातें भी नहीं पता है, मैं समझदारी की बात बता रहा हूं कि आप नए सवालों को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर ये सब नहीं भी लिखा हुआ या आपको इनके बारे में नहीं पता कि इसमें पल्सलेस होगा कि नहीं होगा, केवल आपको इतना पता है कि इसकी फुल फॉर्म होती है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो जो रट्टू नहीं है, जो भिड़ जाएगा, जिसको भरोसा है कि साहब कैसा भी क्वेश्चन हो दिमाग लगाएंगे और सही आंसर करके आएंगे, क्योंकि बेसिक्स पर ध्यान दिया है। पल्स लेस का मतलब क्या होता है? पल्स लेस का मतलब पल्स रहित। लेस जानते हो कि साहब हार्ट लेस है। कोई बेरहम आदमी होते हैं ना, बेदर्दी जो होता है ना, हार्ट लेस है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काइंड लेस है, बेदर्दी है, दया नहीं जिसके अंदर। तो लेस का मतलब होता है जो चीज नहीं है। नाम से पता चल रहा है पल्स लेस, इसका मतलब देयर इज नो पल्स, नो पल्स इज देयर, लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक और फंडामेंटल चीज बताता हूं, बेसिक चीज बताता हूं जिस पर सवाल बन सकता है। अच्छा, मैंने शुरू के लेक्चर्स में ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो होती है जो हमें ईसीजी के मॉनिटर पर दिखती है, और मैकेनिकल एक्टिविटी वो होती है जो हार्ट के अंदर या बॉडी के अंदर हो रही है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अगर कर रहा है वो मैकेनिकल एक्टिविटी है,
और वो ईसीजी में हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में दिख रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो ईसीजी के मॉनिटर पर भले ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख रही हो, लेकिन हकीकत में शरीर के अंदर कोई मैकेनिकल एक्टिविटी अगर नहीं हो रही है, पेशेंट अगर पल्सलेस है, इसका मतलब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। नाम से पता चल जाएगा पल्सलेस। और जो पल्सलेस है उसमें इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंसर इज डी। ये क्वेश्चन आपने किसी गाइड में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा, बिकॉज दिस इज न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन बाय माई सेल्फ डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर, जो अपने पैशन के चलते नर्सिंग के फील्ड में घुस गया है, और अब जब घुस जाता है तो फिर वो मतलब रुकता नहीं, चाहे वो कहीं भी गया हो। तो अपन फिलहाल जो नर्सिंग में झंडे गाड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो झंडे अपन ऐसे ही गाड़ सकते हैं कि हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपसे नॉर्सेट 2021 में ही पूछ ली जाए। दिस इज दी वन ऑफ द क्वेश्चन। आई बात समझ में? आंसर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और मैं आपको ये और बता दूं, इसी क्वेश्चन में जो रट के गया है ना, वो सबसे पहले इसको रूल आउट कर देगा। यार कार्डियक अरेस्ट देखना है, सीपीआर चालू किसमें कर रहे हैं, ये पूछा है ना, ये तो पता नहीं क्या है, इसको तो छोड़ दो, क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऐसे लग रहा है कुछ हार्ट में गड़बड़ी हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसे लग रहा है कितना भारी कुछ एरिथमिया हो रहा है, फ्लटर को देख करके लगेगा हाँ कुछ न कुछ एरिथमिया की गड़बड़ तो है। तो वो दिमाग इन तीनों में ही लगाएगा कि इनमें से कौन सा है वो देखना, ये तो पता नहीं क्या है, पी ये तो कभी सुना ही नहीं हमने। इसको सबसे पहले हटा देगा कि ये तो आंसर नहीं है, बाकी तीन में से उसको लगेगा यार ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है ना, वेंट्रिकल की परेशानी है, ये होगा, जबकि आंसर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। आ गई ये बात समझ में? तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको सीपीआर करना है, क्योंकि सीपीआर में ही हम उसको पढ़ रहे हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, और सीपीआर में भी क्या करना है, शॉक देना है या नहीं देना है। अब इस बात का जवाब भी आप आसानी से दे सकते हो। क्यों? क्योंकि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी रिदम है, नॉन शॉकेबल, जिसमें हमें शॉक नहीं देना है। नॉन शॉकेबल, एसिस्टोल भी नॉन शॉकेबल होता है, और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नॉन शॉकेबल होता है। तो एसिस्टोल और पल्सलेस को छोड़ करके जो रिदम आती है कार्डियक अरेस्ट के दौरान, वो कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? शॉकेबल रिदम जिनको बोलते हैं, उनमें एक तो हो सकती है आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आप लिख लेना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर जमा जमा करके, मेरे को तो सिर्फ आप एग्जाम में सही क्वेश्चन का आंसर सही दे करके आओ, बस इतना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो अपने नोट्स बना लेना, मेरे को जितना कम टाइम लिखने में खर्च होगा उतना आपका फायदा होगा। दूसरा होता है बच्चों वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लेकिन कौन सा वाला? पल्सलेस वाला। आगे बात समझ में? इसका मतलब दो ऐसी रिदम के नाम बताओ, आपसे तो एक पूछेगा एग्जाम में, या ABCD 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा कि कौन सी रिदम शॉकेबल है, कौन सी रिदम नॉन शॉकेबल, कॉम्बिनेशन बना देगा, बहुत ही शानदार सवाल बन जाएगा। शॉकेबल, अब मैं सवाल की प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि एक बार थ्योरी में आपको थ्योरी, और मैं खुद ये सवाल भूल नहीं जाऊँ, तो मैं ये वीडियो देख करके सवाल आगे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छे सवाल आपको बताने हैं। तो शॉकेबल और नॉन शॉकेबल में आपके कॉम्बिनेशन वाला सवाल बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन वाला। ठीक है बच्चों, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस VT, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये ऐसी रिदम है जो शॉकेबल रिदम्स में काउंट की जाती हैं, जो कि शॉकेबल रिदम मानी जाती है। तो बेसिक सी बात इतनी है, डिफिब्रिलेटर आपको पहचान करके ये बता देगा कि वो शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल। बोलेगा कैसे? सीधा सीधा बोलेगा कि गिव शॉक, प्रोवाइड शॉक, प्रिपेयर फॉर शॉक। कोई भी ऐसी बात बोल रहा है ना जिसमें शॉक देने की बात हो रही है, तो समझ जाओ उसने ECG से जो आपने एनालिसिस करवाया है उसको पहचान लिया है, और उसने आपको बता दिया है कि ये शॉकेबल रिदम है, यानी कि ये
शॉकेबल रिदम, या तो वीएफ होगा या पल्सलेस वीटी। तो ये बात कौन बता रहा है, डिफिब्रिलेटर या एईडी। आपको पता है बिल्कुल स्पून फीडिंग करवानी पड़ती है। जब मैं ऐसे एकदम बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मजा आ गया, आपने क्या मतलब ऐसे पढ़ाया जैसे बिल्कुल हिंदी मीडियम से। मैंने कहा भैया मैं खुद हिंदी मीडियम से ही हूँ, पढ़ाई मैंने एमबीबीएस एमडी की करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंग्रेज हूँ। तो जब आपको ऐसे पढ़ाते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो मैं आपको बताता चलूंगा, ये एईडी या फिर डिफिब्रिलेटर जो आपने आते ही अटैच कर दिया था ना, मशीन लगा दी थी, एईडी के पैड चिपका दिए थे, वो रिदम एनालिसिस करेगा और वो आपको बताएगा शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। अब मैं ये जो एग्जाम्पल थे इनको हटा रहा हूँ, आपने लिख लिए होंगे या आपको वीडियो में ये मिल जाएगा। अब मैं आगे क्या करना है उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो वीएफ और वीटी है ये हम ईसीजी में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ईसीजी बाकी है, लेकिन मैं चाहता था एसीएलएस के साथ में वो प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि एरिथमिया एसीएलएस का ही पार्ट है। शॉकेबल रिदम आएगी, ये आपको एईडी बता देगा या डिफिब्रिलेटर बता देगा। तो करना क्या है बच्चों, शॉक डिलीवर करना है। शॉक डिलीवर करना है, शॉक डिलीवर करेगा आपका एईडी या डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर की क्लास होगी, पूरी एक क्लास डिफिब्रिलेटर पर होगी, जिसमें वीडियो दिखाऊंगा, डिफिब्रिलेटर के पार्ट्स बताऊंगा कितने तरह के होते हैं, कैसे पहचानोगे, बाईफेजिक क्या है, मोनोफेजिक क्या है, कब किससे कितना जूल देना है, वो सब डिफिब्रिलेटर के पार्ट में अगली क्लास में या जिस क्लास में डिफिब्रिलेटर पढ़ाएंगे विद वीडियो अपन इसके बारे में बात करें। वीडियो के साथ में डिफिब्रिलेटर दिखाऊंगा, क्लास हो गया। शॉक डिलीवर कर दिया है। एक डिक्टिम मैंने बताया था, डिक्टिम होता है कि साहब पत्थर की लकीर है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। शॉक के तुरंत बाद आपको सीपीआर करना होता है एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए। सीपीआर जो पहले से सीपीआर चल रहा था वही वाला सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखने हैं और ब्रेथ देनी है, सांस देते रहना है 30:2 में, 30:2 में आपको ब्रेथ देनी है। सीपीआर किया आपने कंटिन्यू 2 मिनट का। अब फिर से ये रिदम एनालिसिस करेगा, क्योंकि डिफिब्रिलेटर तो अटैच ही है, तो वापस से ये आपको बताएगा शॉकेबल है या सॉरी 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर से ये डिफिब्रिलेटर, मतलब इसके बाद में फिर से एनालिसिस होगा रिदम का, और अगेन इट कुड बी शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो कि 2020 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है, उसमें एक बदलाव किया गया है। उस बदलाव से पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि अगर वो नॉन शॉकेबल रिदम थी, ये डिफिब्रिलेटर की क्लास अलग से होगी, ये मैंने आपको बता दिया, ये हटा रहा हूँ। शॉक देना है बस, यहाँ भी आप इतना जानो। नॉन शॉकेबल रिदम एग्जाम्पल आपको पता है, नॉन शॉकेबल रिदम अगर है तो अपने को क्या करना है, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, जिसको कि हम इंजेक्शन एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ये देना है। कब, जब एईडी या डिफिब्रिलेटर नॉन शॉकेबल रिदम बोल रहा है, उसके लिए हमें इंट्रावीनस या फिर इंट्राओसियस एक्सेस लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बच्चे। देखो प्रायोरिटी की अगर बात करी जाए, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगी साहब, आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, या नर्सिंग नहीं पूछ करके ओवरऑल प्रायोरिटी पूछता है, टॉप प्रायोरिटी, तो इंट्रावीनस सबसे पहले है। अगर इंट्रावीनस नहीं मिल रहा है तो इंट्राओसियस, इंट्राओसियस का मतलब होता है बोन मैरो के अंदर, यहाँ पर पेल्विक बोन में या जो सुपरफिशियल बोन है
इसमें टीबिया की टिप पर भी लगा सकते हो या एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन पर, एक्सिस या स्टर्नम पर भी कभी कभी आप बच्चों में तो इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है, इतना डिटेल शायद आपसे नहीं पूछेगा कि इंट्रा ऑसियस कौन सी साइड लेते हैं, क्या करते हैं, कम चांसेस है। लेकिन इस बात पर सवाल पूछा जा चुका है, सीपीआर चल रहा है, अगर इंट्रावीनस एक्सिस नहीं मिल रहा है तो सेकंड लाइन ऑफ जो एक्सिस होगी वो सेकंड चॉइस क्या होगी, ऑप्शन में क्या दे देते हैं, इंट्राथीकल, इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक मतलब सीधा हार्ट में, जो पुराने जमाने में ठोकते थे ना, फिल्मों में दिखाया जाता था कि सब हार्ट में ठोक दिया इंजेक्शन ईडीआर का, बिल्कुल बंद हो चुका है। इंट्राकार्डियक कभी इंजेक्शन नहीं देना है। अगर इंट्रावीनस नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन में क्या क्या देंगे, इंट्राट्रेकियल, ये सब ट्रेकिया के अंदर डाल दो, या फिर इंट्राथीकल, इंट्राथीकल होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, या फिर इंट्राकार्डियक। ये तीनों ही गलत है। सेकंड चॉइस जो होती है वो इंट्राओशियस। एक राज की बात और बता देता हूं, अगर इंट्राओशियस भी नहीं मिले बाई चांस तो हम इंट्राट्रेकियल को कंसीडर कर सकते हैं। ये फिर से सीक्रेट था, राज की बात है, किसी को बताना, लेकिन खुद मत भूल जाना, इतना कर लेना बस। तो इंट्रावीनस फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे शॉकेबल रिदम है चाहे नॉन शॉकेबल, दोनों में ही, क्योंकि इसके लिए अब आपके पास में अलग बंदे हैं भाई, अब तो आपके पास में टीम आ गई ना। तो एईडी एक ने लगाया है, दूसरा लाइन लेने की कोशिश करेगा, इंट्रावीनस कोशिश करेगा, इंट्रावीनस अगर नहीं मिलती है तो इंट्राओशियस इंजेक्शन देने हैं, इंट्राओशियस भी अगर नहीं मिलता है ना तो इंट्राट्रेकियल, ट्रेकिया के अंदर डाल दो, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब ट्रेकिया में जा रही है तो सीधा दवाई को ट्रेकिया में डाल दो, उसकी डोज 3 से 5 गुना लेनी, मतलब जैसे 1 ml अगर हम एड्रेनालिन लगाते हैं इंट्रावीनस या इंट्राओशियस, तो इंट्राट्रेकियल में 5 ml दे सकते हो, 3 ml दे सकते हो, क्योंकि वो उतनी ही एब्जॉर्ब हो पाएगी ट्रेकिया के माध्यम से। आगे बात समझ में बच्चों। तो प्रायोरिटी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा, इंट्रावीनस फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ड्यूरिंग सीपीआर या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, आईवी एक्सिस इज द टॉप प्रायोरिटी। इंट्रावीनस, इंट्रावीनस का मतलब होता है वीनस कैनुला लेना, सिंपल। तो चाहे आपने हाथ में ले लिया है, कहीं नहीं मिला तो पैर में ले लिया, नेक पर अगर ले लिया, या कहीं पर भी अंगूठे पर भी मिल जाए तो अंगूठे पर भी अगर ले लिया और वो सिक्योर कर लिया तो आपकी दवाई आराम से चली जाएगी। नर्सिंग का ही काम है, नर्सिंग को ही करना है। अगर नहीं होता है तो वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली एनेस्थेटिस्ट होता है साथ में कोई ना कोई, ही विल हेल्प, ही विल असिस्ट। अगर आपसे नहीं गई है तो 1-2 अटेम्प्ट वो भी ले सकता है, उससे भी नहीं जाए तो इंट्राओशियस देना है, उसमें भी नहीं एक्सेस मिले तो इंट्राट्रेकियल देना है। सीपीआर कंटिन्यू चलता रहेगा साथ में, क्योंकि अब अलग अलग लोग अलग अलग काम पर लग गए, पूरी टीम आई है, एक जना नहीं आया उसमें। तो कहानी फिर से शुरू, सीन पर पहुंच जाओ, सीन जहां पर आप सीपीआर चल रहे थे, आप हीरो हैं फिल्म के, आप उधर के आए टीम के साथ में, आप में से एक जने ने तो डिफिब्रिलेटर लगाया, एक ने अम्बू से ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, सबके वीडियो दिखाएंगे। फिर डिफिब्रिलेटर ने बोला कि शॉकेबल रिदम, प्रिपेयर फॉर शॉक। तो शॉक के लिए मैं बीएलएस में भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शॉक डिलीवर करने से पहले क्या करना है, क्लियर करना होता है सबको, मी क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, सारे लोगों को हटा करके फिर शॉक दिया जाता है। शॉक देने के इमीडिएटली तुरंत बाद में सीपीआर 2 मिनट का चालू करना है। अब जो 2020 की अपडेट आई है वो ये कहती है कि चाहे नॉन शॉकेबल रिदम हो चाहे शॉकेबल रिदम, देखो अपडेट क्या कर रही है, ध्यान देना। पहले वाली गाइडलाइन क्या कह रही थी कि नॉन शॉकेबल रिदम में इंजेक्शन एपिनेफ्रिन एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको बोलते हैं एसेप, एज सून एज पॉसिबल। तो पुरानी गाइडलाइन ये कह रही थी कि नॉन शॉकेबल रिदम में इंजेक्शन एड्रेनालिन एज सून एज पॉसिबल हमें लगाना है, और इसको एवरी 3 to 5 मिनट में रिपीट करना है। अगर मान लो ऑफलाइन क्लासेस खोल दी ना, तो मैं आप कोशिश ये करूंगा बच्चों कि 4-5 बच्चों की टीम बना करके पहले तो अपन थ्योरी समझेंगे, फिर हर एक स्टूडेंट को अलग अलग रोल प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको आईवी एक्सेस के लिए काम करना है, आपको इंजेक्शन का ध्यान रखना है, आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है और आपको वेंटिलेट करना है। तो वो
अपने अपने टीम को जब कोऑर्डिनेट होकर के काम करेगी तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या क्या काम एक साथ में चल रहे होते हैं। तो हुआ क्या, पुरानी गाइडलाइन कह रही थी एज सुन एज पॉसिबल देना है, 3 से 5 मिनट पर रिपीट करते जाना है, मतलब चेस्ट कंप्रेशन, रेस्पिरेशन, और हर 3 से 5 मिनट में रिपीट करते जाना है। और 5 साइकिल या 2 मिनट के बाद में चेस्ट कंप्रेशन करने वाला और जो ब्रीदिंग पर है वो एक्सचेंज हो जाओ, या जो पहले दवाइयां दे रहा था वो चेस्ट कंप्रेशन करने लग जाओ, यानी कि अपने अपने रोल को एक्सचेंज कर लो। क्यों कर लो, सिंपल लॉजिकल बात है, इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। इसलिए कर लो क्योंकि जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है वो 2 मिनट में बहुत थक चुका होगा। आपको जब अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या इसमें होता है, जब आप करते हो ना, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को प्रैक्टिस कराई है, कुछ को सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए कराई है, कुछ को थ्योरी में करवाई है। 2 मिनट में हालत खराब हो जाती है, सांस फूल जाती है, पसीने से लिटरली पसीना आते हुए देखा है मैंने, पसीने से लथपथ हो जाते है ना। तो हर 2 मिनट में आपको रोटेट होना है, आपका जो साइकिल है उसको रोटेट करना है कि जो एक बंदा था वो दूसरा काम करेगा, जो दूसरा था वो तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह से रोटेशन चलता रहेगा। तो ये बात तो आज भी सच है, पहले वाली गाइडलाइन भी यही कहती थी, और आज की गाइडलाइन 2020 में यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि अब शॉकेबल रिदम के अंदर भी, या जब शॉकेबल रिदम हो तो भी डिफिब्रिलेट या शॉक देने के बाद डिफिब्रिलेट करना मतलब शॉक देना, तो शॉक देने के तुरंत बाद एज सून एज पॉसिबल इंजेक्शन एपिनेफ्रिन या इंजेक्शन एड्रीनलिन देना है। इंजेक्शन एड्रीनलिन या इंजेक्शन एपिनेफ्रिन एज सून एज पॉसिबल। देखो फिर से इसको मैं समझाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सब रिदम अगर शॉकेबल है तो अपन शॉक देते थे, सीपीआर कंटिन्यू करते थे, उसके बाद में फिर से अपन देखते थे कि शॉकेबल है कि नॉन शॉकेबल। फिर से अगर शॉकेबल होगी तो क्या करेंगे अपन, शॉक देंगे। ऑब्वियसली अगर शॉकेबल है तो शॉक में तो डिले करना ही नहीं है, लेकिन शॉक देने के तुरंत बाद में 2 मिनट का सीपीआर, क्योंकि ये तो डिक्टिम है, ये तो रूल है। दिख रहा है ना तुम लोगों को, यहां तक नहीं दिख रहा। शॉक के बाद में 2 मिनट का सीपीआर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। शॉक दे दिया, शॉक देने के बाद में फिर से 2 मिनट का सीपीआर। बढ़िया दिख रहा है। तो हुआ क्या, पहले ही होता था कि सब शॉक दिया, सीपीआर किया, फिर शॉक दिया, अगर शॉकेबल रिदम है तो फिर से सीपीआर किया, उसके बाद में हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते थे, जैसे अमाइडेरोन, जिसको बहुत से लोग कॉडरोन के नाम से जानते हैं, या फिर लिग्नोकेन। ये बात मैं आपको ड्रग्स में पढ़ाऊंगा अलग से। अभी हर एक टॉपिक पर एक एक क्लास होगी, हर एक टर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे डिफिब्रिलेटर मैंने बोला तो डिफिब्रिलेटर पर एक क्लास होगी जिसमें वीडियो दिखा करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने अम्बूबैग का नाम लिया, अम्बूबैग पर एक क्लास होगी। वेंटिलेटर पर 3-4 क्लासेस होंगी जिसमें डिटेल में वेंटिलेटर को समझेंगे, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होना है वो हमने जान लिया है और आगे उसको हम डिटेल में जानेंगे। ठीक वैसे ही ड्रग्स जो सीपीआर में काम आ रही हैं, जिनको आप इमरजेंसी ड्रग्स भी कह सकते हो, उनके बारे में हम एक क्लास लेंगे जिसमें एडीआर के बारे में भी बात करेंगे और अमाइडेरोन के बारे में भी बात करेंगे और लिग्नोकेन या लिडोकेन के बारे में, जाइलोकेन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी उनका नाम भी अगर आपको पता है तो इतना काफी है फिलहाल के लिए। तो पहले क्या कर रहे थे, शॉक दिया, सीपीआर किया, शॉक दिया, सीपीआर किया, अगर शॉकेबल रिदम है, फिर यही रिदम को एनालाइज करेंगे, अगर शॉकेबल है तो शॉक दे देते, फिर एंटी एरिथमिक ड्रग दे देते, तीसरी शॉक के बाद में एंटी एरिथमिक ड्रग देते थे जो कॉडरोन या फिर लिग्नोकेन होते थे। अब क्या कर दिया है 2020 के अंदर, शॉकेबल रिदम के अंदर भी अगर रिदम शॉकेबल है तो भी इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देना है डिफिब्रिलेशन या शॉक के तुरंत बाद, एज सून एज पॉसिबल। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये नई चीज है और पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। पहले अगर पढ़ा हुआ भी है तो भी ये बात आपको शायद नहीं पता होगी। अब तक मैंने 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता दिए हैं 2020 ACLS के, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के
पहला तो मैंने बताया था कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अब 15:2 कर दिया गया है, चाहे एक रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर। एक बदलाव तो वो था। दूसरा अपडेट जो बदलाव आया है 2020 की गाइडलाइन में वो ये है, शॉकेबल रिदम के अंदर भी शॉक के तुरंत बाद इंजेक्शन एडीआर देना है, सीपीआर करना है 2 मिनट का, फिर से रिदम शॉकेबल है तो शॉक देना है और उसके बाद में सीपीआर करना है। अगर यहां पर रिदम नॉन शॉकेबल आ गई तो कंटिन्यू सीपीआर और इंजेक्शन एडीआर या एपिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट। यहां जो शुरू किया है ना Q 3 to 5 मिनट एवरी 3 to 5 मिनट, हर 3 से 5 मिनट में रिपीट करते जाना है। और इसके लिए भी एक बंदा वहां पर होता है टीम में जो केवल ये चेक करता है कि मेडिसिन दे दी या नहीं दी, कौन सी मेडिसिन दी थी और कितनी देर पहले दी थी, नोट करता जाता है टाइम। मैं जब आपको इसका जब वो दिखाऊंगा ना जो शूट करके कि भाई लाइव सीपीआर करेंगे, अपने बच्चों से ही करवाऊंगा, पहले उनको ट्रेन करके कि भैया ऐसे ऐसे करो और आपसे ही करवाऊंगा। तो उसमें एक बंदे का काम सिर्फ ये होगा जो नोट करता है इवेंट को कि साहब शॉक दिया इतने बजे इतने जूल का, उसके बाद में इंजेक्शन एडीआर दिया इतने बजकर इतने मिनट पर। तो जैसे ही 3 मिनट होंगे वो याद दिलाएगा कि इंजेक्शन एडीआर तैयार कर लो, क्योंकि सीपीआर कंटिन्यू चलता रहेगा लेकिन इंजेक्शन एडीआर हर 3 से 5 मिनट में रिपीट होता रहेगा, चाहे रिदम शॉकेबल हो और चाहे नॉन शॉकेबल। देखो फिर से एक बार देखो, नॉन शॉकेबल में हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस लिया, यहां पर भी हमने एक्सिस लिया, इंट्रावीनस नहीं मिला तो इंट्राओशियस, नहीं मिला तो इंट्राट्रेकियल। एक्सिस लेने के बाद में नॉन शॉकेबल में पहला काम क्या किया, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। सीपीआर तो कंटिन्यू चल रहा है, सीपीआर में कोई जो क्या बोलते हैं मिनिमम इंटरप्शन जो होते हैं, कोई इंटरप्शन यानी कि व्यवधान नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सीपीआर एज इट इज चलेगा, ब्रेथ एज इट इज चलती रहेगी, ये साथ में और काम चलते रहेंगे क्योंकि अब पूरी टीम है हमारे पास। तो अगर नॉन शॉकेबल रिदम बताई आपकी एईडी ने तो आपको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन 1 मिलीग्राम स्टेट देना है और वापस से एनालिसिस करेंगे। ये क्योंकि डिफिब्रिलेटर यहां भी लगा हुआ है तो इसमें अगर शॉकेबल है तो ये नॉन शॉकेबल, ये शॉकेबल है तो यहां से कहानी शुरू हो जाएगी शॉक। अगर यहां पर भी शॉकेबल आ गई ना, क्योंकि ये तो पूरे टाइम एनालिसिस करता रहेगा ना, जब तक आपका सीपीआर चलेगा तब तक एनालिसिस करेगा। तो शॉक अगर है तो ये शॉकेबल रिदम हो गई, यानी कि शॉक और शॉक के तुरंत बाद में 2 मिनट का सीपीआर और इंजेक्शन एडीआर अपना 3 से 5 मिनट पर चलता रहेगा। ये तो कहानी कब थी, जब नॉन शॉकेबल थी। यहां पर अगर नॉन शॉकेबल आ गई तो फिर से सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन और क्या क्या चलता रहेगा, ऑक्सीजन या ब्रेथ जो दे रहे हो चाहे अम्बू से दे रहे हो, अगर टीम में है एडवांस एयरवे के लिए तो एडवांस, उस पर मैं अभी आने वाला हूं। बस ये जो चक्र है ना, ये चक्र आपके लिए अब सुदर्शन चक्र है, ये आपकी रक्षा करेगा नॉरसेट के एग्जाम तक, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। और सिलेक्शन के बाद ये आपकी रेस्पेक्ट बढ़ाएगा, रेपुटेशन बढ़ाएगा। अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने लाइव सेशन लिया था यूट्यूब पर, उसके बाद में बच्चों के मैसेज आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सर यहाँ हमारे साथ वालों ने जब देखा कि बच्चे का नाम भी मैं बता दूंगा, कभी आएगा तो उसका मैं वीडियो बना के भी डलवाऊंगा कि भैया वो अपने एक्सपीरियंस खुद से शेयर करे कि सर यहाँ पर हमारे साथ वालों ने देखा, उनको लगा कि यार इतना सही तरीके से हमें कभी किसी ने पढ़ाया नहीं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मतलब एग्जाम के लिए भी। और उस बच्चे की इसलिए शाबाशी दे रहे थे उसको कि यार इसीलिए शायद तुम्हें इतना अच्छे से काम आता है जो हॉस्पिटल में करता है। तो ACLS की कहानी अब बस इतनी सी है, 2.5 अक्षर तो नहीं है या 2 लफ्जों की भी नहीं है, लेकिन कहानी बहुत ही मामूली सी है। CPR चल रहा है, टीम पहुंच गई, AED लगाया या डिफिब्रिलेटर लगाया, उसने बता दिया शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल। कौन कौन सी रिदम होती है पहले मैं बता चुका। अगर शॉकेबल है, शॉक
फॉलोड बाय इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, क्योंकि आपने एक्सेस ले लिया है इंट्रावीनस। ये आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको पहली बार में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये मैं सोच रहा कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। अगर आपको पहली बार में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ी चिंता वाली बात है। इसका मतलब अभी आपने उसको समझना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि समझोगे तो सबसे पहले कंफ्यूजन होगा, फिर उस कंफ्यूजन को क्लियर होने की स्टेज उसके बाद में आती। हो सकता है 3 बार में आए, हो सकता है 5 बार में आए, इसीलिए इसको मैंने अभी पढ़ा दिया है, ताकि एग्जाम से पहले आप इसको जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि इसको अगर रिवाइज नहीं किया तो आगे के जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, जैसे अम्बू पढ़ेंगे, वेंटिलेटर पढ़ेंगे, डिफिब्रिलेटर पढ़ेंगे, तो उनके सवालों को भी करने में आपको हेल्प मिलेगी, अगर आपको ये एक ग्राफ या एक जो चार्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चार्ट में कुछ भी नहीं है, शॉकेबल थी, शॉक दिया, 2 मिनट का सीपीआर पहले भी चलता था, अब क्या किया, शॉक के तुरंत बाद इंजेक्शन एड्रेनालिन देना है एज अर्ली एज पॉसिबल। ये क्यों किया है 2020 में, ये भी पूछ लो, आप तो अभी पूछ नहीं पाओगे, मैं खुद ही बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो ये क्या होता है, हर 5 साल में AHA जो है ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करता है बच्चों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो उन 5 सालों में ये स्टडीज करते हैं कंटिन्यूस कि साहब इस ACLS को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके। तो वो लॉन्ग टर्म रिव्यू करते हैं कि साहब पेशेंट कितने रिवाइव हुए, कितने बचे, फिर उनमें देखता है कि जो बचे उनमें कोई मॉर्बिडिटी तो नहीं हुई, पहले तो मॉर्टेलिटी कि साहब मॉर्टेलिटी किस में कम हो रही है, तो मॉर्टेलिटी कम करी, फिर जो बच गए हैं उनमें परमानेंट जो इंजरी या डैमेज न्यूरोलॉजिकल हुआ कि नहीं हो, उन सबको स्टडी करते हैं। उन स्टडीज के आधार पर वो हमें गाइड करते हैं कि साहब ऐसा करो, अब इसको इंजेक्शन ADR, क्योंकि उन्होंने 2 ग्रुप बना करके स्टडी किया, एक में तो शॉक दे के CPR, फिर शॉक दे के CPR, फिर शॉक दे के CPR और एंटी एरिथमिक। एक ग्रुप में तो ये किया उन्होंने, एक ग्रुप में उन्होंने शॉक के तुरंत बाद एपिनेफ्रिन, CPR कंटिन्यू, फिर शॉक के बाद में CPR कंटिन्यू, फिर एपिनेफ्रिन हर 3 से 5 मिनट में रिपीट करते गए, आगे एंटी एरिथमिक भी दी अगर जरूरत पड़ी तो। फिर उन्होंने इन दोनों ग्रुप को कंपेयर किया, तो जिस ग्रुप में इंजेक्शन एड्रेनालिन दिया गया था उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ज्यादा था, उनमें डैमेज जो था न्यूरोलॉजिकल वो कम था, उनका जो आउटकम था वो बेटर था। ये भारी भारी टर्म इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि यही टर्म इस्तेमाल करेगा एग्जामिनर भी, इसलिए आपको ये जाननी पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। आउटकम क्या होता है? आउटकम का मतलब होता है कि रिजल्ट, आउटकम का मतलब रिजल्ट है ना। तो जिस ग्रुप में इंजेक्शन एड्रेनालिन देना शुरू कर दिया था शॉक के तुरंत बाद और हर 3 से 5 मिनट में रिपीट किया था, उस ग्रुप में सर्वाइवल रेट ज्यादा थी, लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा था, रिजल्ट बेटर था, न्यूरोलॉजिकली उनमें डैमेज कम हुआ था। तो अब ये गाइडलाइन बना दी गई कि भैया अब ये सबको फॉलो करनी है, तो अपने को भी करनी है, आपको भी करनी है, हर हॉस्पिटल में करनी है, ऐसा नहीं खाली एम्स में करनी है या खाली सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में, कुछ नहीं। जहां पर भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आएगा, जिस हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा है CPR की, और होनी चाहिए हर एक हॉस्पिटल में, चाहे वो क्लिनिक क्यों ना हो, ये इमरजेंसी केयर में आता है बच्चों, तो उसको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो गाइडलाइन में क्या बदलाव आ गया है, शॉकेबल रिदम में भी इंजेक्शन एपिनेफ्रिन हर 3 से 5 मिनट में दिया जाना है। अब देखो एम्स उस चीज को बहुत जल्दी पूछता है जो रिसेंट होती है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने बच्चों वाला चेंज बताया ना, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 15:2 कर दिया है, चाहे एक सर्वाइवर हो, चाहे रेस्क्यूअर 2 हो या 1 हो। इस बात पर एम्स के MSc एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया, ये बच्चे ने आकर के बताया कि सर इस पर ये वाला सवाल भी पूछ लिया। तो हो सकता है कि नॉरसेट में वो इस अपडेट पर नया सवाल बना करके पूछ ले। मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में हमने कई ऐसे नए सवाल डिस्कस कर लिए हैं, कई पे तो मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल दिया और कई का सिर्फ मैंने बोला है कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर क्वेश्चन बनेगा। और मालूम होना चाहिए कि जो अपडेट हुआ है वो क्या अपडेट है और उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन का सेशन मैं लाइव सेशन करूंगा, तो उसमें सारे बच्चों को वो अवेलेबल भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस कहानी को अगर आपने समझ लिया है
तो ACLS का बेस हमारा तैयार हुआ है, सिर्फ अभी नींव नींव तैयार हुई है, नींव बनी है अभी, तो अपनी नींव, इमारत तो इस पर अभी अपन खड़ी करेंगे। तो इमारत कौन कौन सी होंगी, अब इसके चारों तरफ वो घूमती रहेंगी। इसको मैं अब हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। ये वाला मैं लेक्चर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आई मीन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आवाज भी आ रही है एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो पिछली बार आवाज चली गई थी तो मुझे दोबारा कुछ चीजें बतानी पड़ी, लेकिन मुझे फायदा ही हुआ, अब आप उसके साथ में और नई चीजें बता दी आपको अच्छे से। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में, क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं ACLS से ही रिलेटेड, वो मैं आपको बस एक उसका खाका तैयार कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो जिसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ हद तक पढ़ा दिया, पहला नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा क्वालिटी CPR। ये मुश्किल से 20 मिनट से आधा घंटे का टॉपिक है, इस पर जितने सवाल बनते हैं सब करा देंगे, मतलब आप उनका आंसर दे पाओगे लॉजिकली। क्वालिटी CPR करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे डिफिब्रिलेटर। देखो इसमें जो क्लास होगी ना वो लाइव स्टूडेंट्स के थ्रू होगी, मतलब स्टूडेंट्स ही उसमें परफॉर्म करेंगे। तो इसमें भी अपन लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे बच्चों की कि साहब ये कैसे करते हैं। मैं अपने ही बच्चों को बुलाऊंगा और उनसे करवाऊंगा, ठीक है। डिफिब्रिलेटर पर लाइव रिकॉर्डेड वीडियो। ये लाइव रिकॉर्डेड क्या होता है साहब, या तो लाइव होता है या रिकॉर्डेड होता है। लाइव रिकॉर्डेड का मतलब होता है बच्चों कि असली वाला डिफिब्रिलेटर, असली मरीज और सब कुछ उसमें ECG दिखता हुआ चालू करके देखेंगे, बंद करके देखेंगे, उसकी थ्योरी को भी समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे। तो लाइव का मतलब खुद से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो वीडियो अपन देखेंगे डिफिब्रिलेटर में दूसरी क्लास में आज के बाद। तीसरी क्लास में मैं बात करूंगा बच्चों ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स यानी कि कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है इसमें। बेसिकली मैं एपिनेफ्रिन या ADR जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन, कॉर्डरोन या अमायोडेरोन, कॉर्डरोन या फिर अमायोडेरोन। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे लिग्नोकेन या लिडोकेन या जाइलोकेन, जाइलोकार्ड असली में जाइलोकार्ड नाम से आती है। इसके अलावा मैं MgSO4, इसके अलावा मैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके अलावा मैं SBC, इसके अलावा भी पोटेशियम क्लोराइड या और भी कुछ ड्रग है। तो ड्रग्स जितनी भी ACLS में इस्तेमाल की जा सकती हैं उन सब के बारे में, एडिनोसिन के बारे में बात करूँ ना, ये सब एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो ECG की भी बात होगी और इन ड्रग्स की बात होगी। चौथी क्लास में बच्चों मैं आपको एडवांस एयरवे के बारे में बताऊंगा। ये एडवांस एयरवे सबसे लंबा चलने वाला है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का MSN और फंडामेंटल इधर ही आ जाएगा। तो एडवांस एयर में मैं आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब बताऊंगा, अम्बू के बारे में बताऊंगा, हर एक टॉपिक पर एक एक क्लास हो जाएगी। वेंटिलेटर की बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक वेंटिलेटर के बारे में बताऊंगा। जिन बच्चों ने पैकेज ले रखा है ना उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि मेरी पुरानी क्लासेस जो पहले के सेटअप में रिकॉर्ड की हुई है वो ऐप में मिल जाएंगी जिन्होंने पैकेज ले रखा है। तो ये जो अम्बू और वेंटिलेटर की पुरानी क्लासेस अगर आप पहले से सुन के आते हो ना तो मजा ही आ जाएगा। आपको बेसिक्स पता होंगी और आपको ये पता चलेगा कि सर आपको ये पता चलेगा कि सर हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, या सर ये वाली बात मेरे को कम समझ में आई है। तो जिन्होंने ले रखा है वो प्लीज़ पहले से ही सुनना शुरू कर दो। घर पे काम करते करते जिस टाइम पर रोटियां बनाते हो, अपने लिए खाना बनाते हो, उस टाइम पर रसोई में चालू करके छोड़ दो, सिर्फ सुनते रहो काम करते करते। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो, नहीं तो छोटा वाला स्पीकर है उस पर चालू करके केवल सुनते रहो। आज से लेकर के सिलेक्शन तक ये मान के चलो यही आपका संगीत है। आपको सोते टाइम ये वीडियो देखते देखते ही सोना है, उठने के बाद में पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। अगर पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोच करके बोर हो जाओ तो सैलरी के बारे में सोचना शुरू कर देना।
सैलरी के बारे में क्या सोचे? सैलरी के बारे में ये सोचना कि जब 65-70 हज़ार रुपये आएंगे हर महीने, तो 6 महीने बाद में कौन सी गाड़ी खरीदोगे? जितने बच्चे नॉर्थ सेट में सेलेक्ट होकर के ऑफिसर बने हैं, नर्सिंग ऑफिसर, मैक्सिमम लोगों ने फेसबुक पर स्टेटस डाल दिया है, फलानी गाड़ी खरीद ली है, या किसी ने अपना घर ले लिया है, किसी की शादी तय हो चुकी है। सबके जितने मामले अटके हुए थे ना, सब हो गए। होंगे भाई, आखिर आपने मेहनत की थी, उसका फल मिला है, तो आगे ऊपर वाला आपके लिए अच्छी चीजें क्यों नहीं लाएगा यार? आपने जब इतना सेक्रीफाइस कर दिया, फिल्म देखना छोड़ दिया, खाना पीना लिमिटेड कर दिया, सोना और डाइट फिक्स कर दिया अपनी, और पूरा टाइम दे करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी भी छोड़ दी कुछ लोगों ने, तो क्यों नहीं ईश्वर आपको उसका फल देगा? तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं भैया, बलि तो चढ़ानी पड़ेगी। बड़ी बलि किसी बकरे की नहीं चढ़ानी है, बलि चढ़ानी है आपके छोटे छोटे जो सुख है ना, आपके छोटे छोटे जो आपके जो आनंद है आज की तारीख में, कि सोने का आनंद है, या फिर सोने से मेरा मतलब ये नहीं कि सोना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा खराब आदत कुछ बच्चों को हो जाती है। बच्चे ये सोचते हैं कि जितना कम सोएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, बिल्कुल भूल जाना। एडिक्वेट नींद आपके लिए जितनी जरूरी हो सकता है, वो 6 घंटे हो सकता है वो 8 घंटे हो, मैक्सिमम 10 घंटे हो सकती है 24 घंटे में, कोई ज्यादा नहीं है अगर आपको आदत है ना। लेकिन अगर आप नींद पूरी कर लेते हो, उसके बाद में आप जो भी पढ़ते हो उसको आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से, कन्फ्यूजन्स कम होंगे, मेमोरी शार्प रहेगी। जब आप बहुत सी चीजें पढ़ लेते हो ना, उसके बाद जब आप सो जाते हो, तो आपका ब्रेन उस मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है, क्योंकि रेस्ट कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में कोई नई चीज नहीं चल रही है, तो पुरानी मेमोरी आपकी ब्रेन में ऑर्गेनाइज होती है। और इसलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ब्रेन भी आपका अच्छा काम करेगा। तो नींद छोड़नी नहीं है, नींद त्यागनी नहीं है, नींद रेगुलेटेड रहनी चाहिए, रेगुलेट करने की, हाँ इतनी नींद चाहिए, फालतू का आलस नहीं फैलाते रहना कि साहब नींद नहीं आ रही है पड़े हुए बिस्तर में। जिन लोगों को अनिद्रा हो रही हो ना किसी भी कारण से, किताब लेकर के बैठ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 मिनट तब होंगे जब आप सो चुके होंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आजमाया है, कितनी भी टेंशन होती थी, रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी, घबराहट सब होता है, लेकिन आप जैसे ही पढ़ने की कोशिश करोगे, चीज़ों को याद करने की, आपको नींद आने लग जाएगी, और नींद पूरी करके फिर से आप पढ़ने पर बैठ जाओ। टाइम वेस्ट को मिनिमाइज कर दो बस, नींद से सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी जो छोटे छोटे चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर देते ना, उस टाइम को बस पूरा कैलकुलेट कर लो कि भैया ये टाइम मेरा इस चीज़ का है, अब मेरे को ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो वेंटिलेटर, अम्बू, एनआईवी, जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब पर अपन वही लाइव वीडियो जो रिकॉर्डेड होंगे उस पर अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से, और आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। एडवांस एयरवे के बाद में हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इस पर पहले सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी एम्स के एग्जाम में, नर्सिंग एग्जाम में, कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन को कंफर्म करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अपन 6 नंबर पर बात कर सकते हैं पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, मतलब आपने पेशेंट को रिवाइव कर लिया, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया, और आपने उसके बाद में पेशेंट की क्या क्या केयर करनी है। इसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग आती है, टारगेटेड थर्मल मॉनिटरिंग, टीटीएम जिसको बोलते हैं ना, और क्या क्या करवाना है वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे, इसकी एक अलग क्लास होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज रह जाती है, रिवर्सिबल कॉजेज, रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ, इसमें दिख रहा है ना बच्चों, हाँ सही टाइम पर याद आ गया, ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ये अपन ROSC के साथ में ही डिस्कस करेंगे। इसको अपन 5H और 5T के नाम से जानते हैं। अगर आपने अब तक 5H 5T दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। अगर आपने अब तक इनका नाम नहीं सुना है 5H 5T क्या होते हैं, तो ये मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर इसमें से 3 सवाल आ जाए आपके अगले एग्जाम में
तो आकर के ये मत कह देना सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पेपर आउट हो गया था, दिल्ली वालों को मिल गया था, साउथ वालों को मिल गया था। सब बहाने हैं अपनी कमजोरी और गलती को छुपाने के। हम ये मानते ही नहीं है कि हमारी तैयारी में भी कुछ कमी रह सकती है। हमें ये लगता है कि साहब हमने जो नोट्स पढ़ाए थे किसी भी कोचिंग में वो पढ़ लिए थे। भैया नोट्स पढ़ लिए थे तो कोचिंग के एग्जाम में हो सकता है आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, क्योंकि आपने वो नोट्स पढ़े और उसी में से पेपर बन रहा है। ये जो पेपर बन रहा है वो एम्स इंस्टीट्यूट बना रहा है, जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, जहां हॉस्पिटल चलता है, इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जहां पर टर्शरी सेंटर है, टर्शरी केयर वाले पेशेंट आते हैं, जहां पर मैक्सिमम पेशेंट को डिफिब्रिलेटर की जरूरत पड़ती है, इंटुबेशन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, आर्टेरियल लाइन की जरूरत पड़ती है। तो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, रिवर्सिबल कॉजेज और पोस्ट कार्डियक केयर, इन टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक पर क्लास होगी। उसमें अपन लाइव वीडियोस देखेंगे और लाइव वीडियोस के थ्रू उसको समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है, आपके लिए क्या क्या इसमें सवाल बनेंगे जो आपको आने चाहिए। इनमें से सबसे बड़ा टॉपिक है एडवांस एयरवे, जिसमें वेंटिलेटर भी आ जाएगा और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का MSN फंडामेंटल आ जाएगा। सबसे छोटा होगा क्वालिटी CPR के क्या क्या पैरामीटर हैं, 15-20 मिनट आधा घंटे का है। उसके बाद में मैं 5H और 5T पढ़ाऊंगा, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन बताऊंगा, ये भी छोटे हैं। ये दोनों टॉपिक हो सकता है एक क्लास में अपन निपटा दें। उसके बाद में यहाँ से अपन वीडियोज देखना शुरू करेंगे। 5H 5T में कोई वीडियो नहीं है, जरूरत ही नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए थ्योरी। ROSC के पैरामीटर्स में एक वीडियो आएगा केवल आर्टेरियल लाइन का, दिख रहा है ना आपको। इसमें अपन आपको इंट्रा आर्टेरियल लाइन या कैनुला, इसके बारे में, इसको अपन आर्टेरियल लाइन बोल देते हैं, सिंपल आर्टेरियल लाइन, इस पर वीडियो बनेगा। बाकी इसमें ROSC में कोई वीडियो नहीं है। तो ये दोनों अपन एक साथ कर लेंगे, क्वालिटी CPR एंड ROSC एंड रिवर्सिबल कॉजेस। इसके बाद डिफिब्रिलेटर पर वीडियो चाहिएगा। ड्रग्स में थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये फार्मा का पार्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो एडवांस एयरवे सबसे बड़ी क्लास रहेगी, ये शायद एक एक क्लास में हो जाएंगे, ये 3-4 क्लास लगेंगी, ये दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट भी छोटा है, वो बाद में अपन इसको निपटा देंगे क्या क्या होगा इसमें। जब हम ये पढ़ रहे होंगे ना ड्रग्स, तो हो सकता है अपन एंटी एरिथमिक के साथ में ECG भी डिस्कस करें, और ECG में जो डायग्नोसिस है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी अपन पढ़ाएंगे, उसी टाइम पर आपको समझा सकते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, और अब मुझे लग रहा है कि ये इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी आ गई है जो सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। तो मैं हो सकता है इस क्लास को YouTube पर डाल दूँ फ्री, सबके लिए एक्सेस, ताकि बच्चों को थोड़ी उनकी आंखें खुलें कि वास्तव में वो क्या कमी कर रहे हैं या उनको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए। नॉर्सेट की अगर बात करें तो, और जिन लोगों ने पहले से वेंटिलेटर वाली जो पैकेज ले रखे, मतलब जो ऐप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टारगेट वाला भी पैकेज लिया है, उनको भी ये मिल जाएंगे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हो उनसे भी मैं ये कहूँगा, बेटा अगर अभी तक नहीं लिया है ना, तो ये पैकेज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। वेदर यू आर फ्रेशर या रिपीटर, अगर फ्रेशर हो तो अभी से आपको आइडिया लग जाएगा, हो सकता है अभी समझ में आधा ही आए, लेकिन जब आप इसको दोबारा या तीसरी बार पढ़ोगे, या जब भी आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और इन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप रिपीटर हैं, थ्योरी आपने बहुत अच्छी कर रखी है, 2 नंबर से, 3% से, इतने से अगर आप रुक जाते हो, हर बार रह जाते हो, तो आप मान के चलो यही वो टॉपिक्स हैं जिनमें आप कमज़ोर पड़ जाते हो, क्योंकि ये किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते। अगर पढ़ाए जाते हैं तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट, और क्वेश्चन आ जाते हैं इमेज पर, वीडियो पर, या फिर क्वेश्चन भले ही थ्योरी का होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल होगा, तो आप पूरी थ्योरी को या जो उसका बेसिक है उसको समझे बिना उनके आंसर नहीं कर पाते। चलिए आज के लिए बहुत है इतना, नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं टॉपिक्स को कवर कर दें। उसके बाद बचे हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 4 नॉर्सेट हैं उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सेहत का ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं है एग्जाम के लिए, एटलीस्ट, राइट। थैंक यू गाइस।